जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इफेक्ट ऑफ आरबीआई अनाउंसमेंट ऑन बैंक ऑडिट एंड आईरैक नॉर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आरबीआई ने कौन सा सर्कुलर इश्यू किया है। यह सर्कुलर आया 17 अप्रैल 2020 के दिन। इसमें डिटेल गाइडलाइंस दी है कि किस तरह से आईरैक नॉर्म्स को फॉलो करना और प्रोविजनिंग करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 27 मार्च 2020 के दिन आरबीआई ने कुछ रेगुलेटरी पैकेजेस अनाउंस किए थे और बैंकों को कहा था कि आप अपने बोरोवर्स को 3 महीने का मोराटोरियम पीरियड दे सकते हो, और वो जो पीरियड स्टार्ट होगा 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक का। अब इस केस में करना क्या था, जिन लोगों को मोराटोरियम पीरियड अवेल करना है उनको बैंक को इंटीमेट करना था कि हमें मोराटोरियम पीरियड चाहिए, और जिन लोग को अवेल नहीं करना था उन्हें कुछ नहीं करना था, और उनके लिए जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी तरह से चलता रहेगा। और जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तभी ये क्लियर हो चुका था कि ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड कोई अकाउंट एनपीए नहीं होगा, लेकिन आरबीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट था नहीं, इसलिए उसका डिस्कशन हो नहीं पाया। बट अब आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल जो सर्कुलर है वो आ चुका, अनाउंसमेंट भी है, और उसमें भी सेम चीज कही है। अगर कोई अकाउंट 29 फरवरी 2020 तक ओवरड्यू नहीं है 90 डेज तक, तो वो सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई नहीं होगा और स्टैंडर्ड असेट ही रहेगा। अगर 29 फेब 2020 तक कोई अकाउंट 90 डेज क्रॉस कर गया ओवरड्यू का, तो वो सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। लेकिन कोई अकाउंट 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, अभी मैं बैंक ऑडिट रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में 90 डेज क्रॉस कर रहा है, तो भी वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड ही रहेगा। सब स्टैंडर्ड में उसका प्रोविजनिंग या तो क्लासिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो रूल है वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही अप्लाई होगा जिन्होंने मोराटोरियम पीरियड अवेल किया है। जिन्होंने मोराटोरियम पीरियड अवेल नहीं किया है उनके लिए जो नॉर्मल रूल है, यानी कि अगर वो मार्च महीने में भी 90 डेज क्रॉस कर रहा है तो वो सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है सीसी और ओडी के केस में यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर किसी ने मोराटोरियम लिया है तो ये जो मोराटोरियम वाला पीरियड है उसके बीच में वो एनपीए नहीं होगा, और मोराटोरियम नहीं लिया है तो वो एनपीए हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है ड्यूरिंग द ऑडिट के ये जो अनाउंसमेंट आया था वो आया था 27 मार्च को। बैंकों को इंप्लीमेंट करने में 2-3 दिन लग गए, लोगों को उसे बैंक को इंटीमेट करने में 2-3 दिन लग गए। तब तक 31 मार्च क्लोज हो चुका था और डे एंड हो चुका था, ईयर एंड हो चुका था, और बैंकों की जो सिस्टम्स है उस सारे सिस्टम ने जो अकाउंट एनपीए हो रहे होंगे उनको एनपीए डिक्लेयर करवा दिया होगा, क्योंकि बैंक को थोड़ी फ्यूचर में पता था, इसलिए तो वो सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई हो गए होंगे बहुत सारे अकाउंट ड्यूरिंग द मार्च। हो सकता है उनके जो इंटरेस्ट रिवर्सल है वो भी हो चुका होगा, प्रोविजनिंग हो चुकी होगी। तो ड्यूरिंग द ऑडिट हमें ये चीज देखनी रहेगी, बोथ टर्म लोन और ओडीसीसी दोनों के केस में अगर किसी ने मोराटोरियम अवेल किया हुआ है और सिस्टम ने उसे सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई कर दिया है या तो इंटरेस्ट रिवर्स कर दिया है, तो उसे हमें इंटरेस्ट को फिर से एड बैक करवाना रहेगा, और सब स्टैंडर्ड में से जो अकाउंट्स जो है उनको स्टैंडर्ड असेट में, स्टैंडर्ड अकाउंट्स में कन्वर्ट करवाना रहेगा। अब इसके लिए मेरे ख्याल से हमें डिटेल गाइडलाइंस का वेट करना पड़ेगा कि ये हमें एमओसी के थ्रू पास करवाना है या बैंक अपने आप एमओसी उनके लेवल पर पास कर देगी। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ये एनबीएफसी के लिए है। उसके लिए कहा है कि बोर्ड की जो गाइडलाइंस है वो और आईसीआई की एडवाइजरी उन्हें फॉलो करना रहेगा एज फार एज रिकॉग्नाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट इज कंसर्न। अगला है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग कैसे करनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और अगर मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई डाउट है या लग रहा है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 5, इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स इन डिफॉल्ट बट स्टैंडर्ड
वेयर प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 2 and 3 above आर एप्लीकेबल, यानी कि जो मोराटोरियम वाला जो पीरियड है वो। एंड असेट क्लासिफिकेशन बेनिफिट एक्सटेंडेड, यानी कि कोई अकाउंट डिफॉल्ट है बट वो स्टैंडर्ड असेट ही है जिन्होंने मोराटोरियम अवेल किया वो। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शेल मेक जनरल प्रोविजन ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ सच अकाउंट्स। देखिए सच अकाउंट्स यानी कि कौन से, जिन्होंने मोराटोरियम अवेल किया, उन अकाउंट्स का टोटल आउटस्टैंडिंग जो होगा एज ऑन 31 मार्च उसका 10% प्रोविजनिंग करना है, लेकिन 10% मार्च के टाइम पे नहीं करना, उसके लिए स्प्लिट कर दिया है 31 मार्च 2020 तक नॉट लेस देन 5%, और अगला जो क्वार्टर है जून क्वार्टर का उसमें भी नॉट लेस देन 5%। तो मार्च वाला जो क्वार्टर रहेगा वहां पर मिनिमम 5% का प्रोविजनिंग होना चाहिए टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ सच अकाउंट्स जहां पर मोराटोरियम अवेल हुआ है उसका। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान से समझिएगा। द अबव प्रोविजन में बी एडजस्टेड against the actual provisioning requirements for slippage from the accounts reckoned for such provisioning। तो ऊपर हमने जो प्रोविजन की होगी वो प्रोविजन एक्चुअल प्रोविजनिंग के सामने एडजस्ट करनी रहेगी। एक्चुअल प्रोविजनिंग मतलब क्या, जब अकाउंट स्लीपेज होगा, जहां पे मोराटोरियम वाला किस्सा है वहां पे जब भी अकाउंट स्लीपेज होगा तो वो स्लीपेज के टाइम पर आपको ये जो प्रोविजनिंग होगी 31 मार्च वाली या तो जून वाली, अभी हम 31 मार्च की बात करें, ये नेक्स्ट ईयर काम में आएगा ज्यादातर एडजस्टमेंट का, इस साल के बैंक ऑडिट में वो काम में नहीं आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट तो नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। या तो स्लीपेज हो गए वो नेक्स्ट ईयर ही होंगे, इस ईयर तो मोराटोरियम है। तो ये जो ऊपर के जो प्रोविजंस होंगे 5% और 5% के, वो एक्चुअल स्लीपेज के सामने एडजस्ट करने रहेंगे, तब अलग से और कोई प्रोविजन नहीं करना रहेगा। यानी कि ये जो प्रोविजन है वो एडवांस में प्रोविजन करवा दिया, ये मान के कि भाई जिन्होंने मोराटोरियम लिया हो सकता है वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि अकाउंट स्लीपेज हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि सारे के सारे स्लीपेज ना हो, थोड़े बहुत ही स्लीपेज हो, इसलिए उस केस में क्या होगा, रेसिडुअल प्रोविजन, थोड़ी बहुत प्रोविजन हो सकता है बच जाए, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैन बी रिटर्न बैक और एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर ऑल अदर अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने जैसा पॉइंट है। अगर कोई प्रोविजन बची कुची है और ज्यादा प्रोविजन की जरूरत नहीं है तो क्या करना है, उसे फिर से रिटर्न बैक कर देना है। अगर रिटर्न बैक का नहीं आता है और प्रोविजन करने की जरूरत है तो बाकी के सारे अकाउंट्स, चाहे वहां पे मोराटोरियम हो या ना हो, और प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये जो बाकी की प्रोविजनिंग होगी वो उसके सामने एडजस्ट कर देनी रहेगी। यहाँ पे ऑल अदर अकाउंट है, यहाँ पे सिर्फ मोराटोरियम वाले नहीं। जैसे सारे अकाउंट्स मिला के सपोज 100 रुपीज की प्रोविजनिंग करनी है और यहाँ पे हमारे पास रेसिडुअल बची है 5 रुपीज की प्रोविजनिंग, तो 5 रुपीज वहां पे यूज कर लिया, बाकी की जो 95 रुपीज की है वो अलग से प्रोविजनिंग उस टाइम पर करनी रहेगी। तो ये वाला पॉइंट जो है बेसिकली नेक्स्ट ईयर में काम में आने वाला है। अगला पॉइंट है, द अबव प्रोविजन शेल नॉट बी रिकॉन्ड फॉर अराइविंग एट नेट एनपीए टिल दे आर एडजस्टेड अगेंस्ट द एक्चुअल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एज अंडर पैराग्राफ 6। तो एक्चुअल प्रोविजनिंग के सामने जब तक एडजस्ट नहीं होते तब तक उसे एनपीए के सामने उसे कैलकुलेट नहीं करवाना है। यानी कि बैलेंस शीट में प्रोविजनिंग को अलग साइड दिखाना है और एडवांसेस को भी ग्रॉस दिखाना है। एडवांसेस में से वो प्रोविजनिंग लेस नहीं करनी है। इन शॉर्ट बैलेंस शीट को अच्छी तरह से दिखाना है कि भाई इतना टोटल असेट है और जो अब हमने जो ये जो प्रोविजन करने वाला है ये वाला, वो उसमें से लेस नहीं करना है। अगला है, all other provisions required to be maintained by lending institution including the provision for accounts already classified as NPA as on February 29, 2020 as well as subsequent aging in this account shall continue to be made in usual manner। तो 29 Feb 2020 तक अगर कोई अकाउंट ऑलरेडी एनपीए क्लासिफाइड हो चुका है तो उसमें कोई चेंज नहीं, उसका जो एजिंग क्राइटेरिया होगा वो उसी तरह से करना रहेगा। एजिंग क्राइटेरिया मीन्स डाउटफुल में 1, 2, 3 या तो लॉस असेट वाला जो भी है वो। अगला पॉइंट है, द एक्सक्लूजन
permitted in term of para 2 and 3 above shall be duly reckoned by the lending institution in their supervisory reporting as well as reporting to credit information companies। यानी कि जो सिबिल वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वहां पर ये जो 3 महीने का पीरियड है उसे काउंट नहीं करना है। अगला पॉइंट है The lending institution shall suitably disclose the following in the notes to accounts whether preparing their financial statement for the half year ending September 30, 2020 as well as the financial year 1920 and 2021। तो ये वाला जो इस साल का बैंक ऑडिट होने वाला है या तो बैंक की जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पे नोट्स टू अकाउंट्स में, और नेक्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पर भी ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने हैं जहां पर ओवरड्यू था और मोराटोरियम पीरियड अवेल किया गया था इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ 2 एंड 3। फिर असेट क्लासिफिकेशन का बेनिफिट कितने अकाउंट्स को एक्सटेंड किया गया वो, फिर प्रोविजन क्वार्टर नंबर 4 इस साल का वो, और नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर 1 में जो प्रोविजनिंग किया है 5% वाला उसका डिस्क्लोजर देना है, और प्रोविजन एडजस्टेड ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड अगेंस्ट द स्लीपेज एंड द रेसिडुअल प्रोविजन इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ 6 जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो, इन दोनों का यहाँ पर डिस्क्लोजर देना रहेगा। तो दोस्तों ये अपडेट था, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये बैंक ऑडिट में बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। अगर इस चीज को हमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आई होप दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और हम डिटेल में उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।